वेलकम बैक दोस्तों। पी फॉर पॉलिटी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम नए टॉपिक के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। राइट टू फ्रीडम। मैंने आपको लास्ट क्लास में राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 19(1)(a) आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था। इसमें क्या था? इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई थी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है? इसमें बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है और खुद को एक्सप्रेस करना। फिर एक्सप्रेशन का माध्यम मीडियम कुछ भी हो सकता है, डांस, बुक लिखना, कहानी बताना, पोयम लिखना, मूवी बनाना, है ना, कोई बहुत अच्छी कोई कहानी को लिखना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो लोग बोल नहीं पाते या अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अगर बोल कर नहीं बता पाते हैं तो वो अन्य माध्यमों से उसका यूज़ करके दुनिया को अपने विचार एवं फीलिंग्स बता सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही डिटेल्स में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर जो बच्चों ने या किसी स्टूडेंट ने या किसी फ्रेंड ने नहीं देखा है तो वो लास्ट क्लास में जाकर उसको देख लें। मेरी लास्ट एक वीडियो डली है, उसको जाकर ज़रूर देखें। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सभी आर्टिकल यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 19(1)(a), इसके बाद आने वाले जितने भी आर्टिकल हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से इनको समझिएगा और एक दूसरे को जोड़कर पढ़िएगा, तब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पहले बोला गया है कि बोलने की स्वतंत्रता है, खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो हम कहाँ करें? अब हमें फ्रीडम तो मिल गया बोलने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, पर कहाँ बोलें? तो इसके जस्ट एक नया आर्टिकल हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 19(1)(b) में कि हमें असेंबली करने का अधिकार है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ में ही तो बोलेंगे, सभा में बोलेंगे, सम्मेलन में बोलेंगे, तो असेंबली में बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने 19(1)(a) में बोलने की स्वतंत्रता दी है, तो जब बोलना होगा तो उसके लिए तो जनता तो होनी चाहिए, तो जनता के सामने बोलेंगे। तो जस्ट उसके 19(1)(b) में बोल दिया गया है कि सम्मेलन करने का अधिकार है। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और वेपन नहीं होना चाहिए। पता चल हम किसी सम्मेलन में जा रहे हैं और बहुत सारे हथियार लेकर साथ में चल रहे हैं, नहीं, वैसा सम्मेलन नहीं माना जाएगा। जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप है, वो कोई किसी भी प्रकार की असेंबली कर रहा है तो वो असेंबली नहीं कहलाएगी। हाँ, असेंबली क्या हो सकती है, सम्मेलन क्या हो सकता है? क्लास, स्कूल लग रहे हैं, कॉलेज लग रहे हैं, कोई धार्मिक प्रवचन चल रहा है, इस तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं इन्हीं को तो हम सम्मेलन बोलते हैं। और कैसा सम्मेलन? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन हो, उसमें हथियार वगैरह ना हो। तो यह इस प्रकार की असेंबली, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, इसको हम फिर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो हमें मिल गई है, पर हम चाहते हैं कि जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसका एक ग्रुप बना लें। तो बार बार हम उस ग्रुप को एड्रेस करेंगे, बार बार उस ग्रुप में जाकर अपनी बात रखेंगे। तो 19(1)(c) में क्या कहा गया है? 19(1)(c) में कहा गया है एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। आप लोग ने देखा होगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि 19(1)(c) में हमें अधिकार मिला हुआ है। बहुत सारे लोग यूनियन बना लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग एसोसिएशन बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलकर कोई बहुत बड़ा बिजनेस ओपन कर लेते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जितने भी हमें जो फ्रीडम दिए गए हैं वो 19(1)(c) में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यूनियन है, संघ है, सहकारी समिति बनाने का क्या है? स्वतंत्रता है। जिससे सहकारी समिति का मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोग आए, 10-15 लोग आए और वो आपस में जुड़े और उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कोई कमेटी, सोसाइटी बनती है तो हम उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने वाले हैं और कहते हैं। सबसे पहले हमारा जो मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये दो वर्ड थे, यूनियन और संघ, मतलब एसोसिएशन और यूनियन की बात की गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं थी।
अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शब्द है ये कब आता है? ये आता है 97 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। और वहाँ पर उस समय हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) में यह शब्द जोड़ा गया, क्योंकि यह भी अपने आप में एक स्वतंत्रता के रूप में माना जाता था। जब लोगों को अगर हम संविधान में इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, ऐसे शब्द को डाल देते हैं, तो इससे इंसान को काफ़ी प्रेरणा मिलती है और वो ऐसे काम करने के लिए और बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी आज हमारे देश में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जॉब भी दिया है और करोड़ों की अर्निंग भी हो रही है लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। हम हर वक्त आर्टिकल 1(c) का यूज़ करते ही रहते हैं। ठीक है, आप लोग ने सुना होगा ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट विंग सुने होंगे आपने, है ना, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है जो स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। ये कोऑपरेटिव है। आप लोग ने अमूल्य कंपनी का नाम सुना होगा, ये क्या है? कोऑपरेटिव है। ये कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारे गांव के, गुजरात में क्या था, गांव के लोग क्या काम करते थे, एक जगह पर इकट्ठा होते थे और जो मिल्क होता था उसका प्राइस तय किया करते थे और उसके बाद उसको मार्केट में उसी प्राइस से बेच देते थे। पहले, उससे पहले क्या होता था, अलग अलग व्यक्ति जाएगा और वो दूध बेच के आ जाता है, तो उससे उसकी कीमत, सही जो कीमत होती है वो नहीं मिल पाती थी। अब गांव वाले लोग क्या हो जाते थे, एक हो जाते थे और वो एक प्राइस तय कर लेते थे। इससे मार्केट भी अच्छा बनता था और साथ में जो किसान लोग थे उनको भी एक सही प्राइस मिल जाता था। तो धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी और इसी को आज हम अमूल्य कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाने की जो स्वतंत्रता है हमारे आर्टिकल 1(c) में क्लियर दी गई है। तो आप हम लोग भी बहुत सारा ग्रुप बना सकते हैं और बनाते भी हैं, बहुत सारी सोसाइटी बनाते हैं, बहुत सारे संगठन बनाते हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं। अब संगठन तो आपने बना लिया, अब आप चाहते हो कि इस संगठन में और भी ज़्यादा मेंबर लोग जुड़े, ये संगठन पूरे भारत में फैले, है ना, और इसके बारे में और लोग जाने, इस जो हमारा जो ग्रुप है इसकी और ब्रांचेस अलग अलग सिटी में रहे। तो उसके लिए तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, घूमने फिरना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल में क्या दिया गया है? नेक्स्ट आर्टिकल में क्या दिया गया है? 19(1)(d). 19(1)(d) में कहा गया है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, है ना, मतलब कोई भी, मतलब कि हम भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना, सभी नागरिकों को भारत में घूमने फिरने की आज़ादी है ना, मूव फ्रीली, घूम फिर सकता है, भारतीय क्षेत्र में मुक्त आवागमन है। ठीक है, पर रिस्ट्रिक्शन के साथ है। कैसे रिस्ट्रिक्शन के साथ है? आपको हर जगह घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई आर्मी का कोई कैंप है, आर्मी का कोई ऑफिस है, पुलिस का कोई ऑफिस है, या कोई बहुत ही सिक्योरिटी के आधार पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ पर आपको घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा। आपका मन कर रहा है कि मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाके घूमाऊँ, तो ये सब परमिशन नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पर जितने भी आर्टिकल इसमें बोले गए हैं सब रिस्ट्रिक्शन के साथ में है। यहाँ पे ग्रुप यूनियन बनाने की बात की गई है, पर कोई टेररिस्ट ग्रुप और यूनियन नहीं बनाएगा, रिस्ट्रिक्शन है। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19(1)(e). ठीक है, यहाँ पर जब आप घूमने फिरने जा रहे थे, इस आर्टिकल से क्या है, घूमने फिरने की बात की गई है। जब आप घूमने फिरने जा रहे थे तो आपको कोई शहर या कोई स्थान आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप वहाँ बसने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो या सेटल हो सकते हो, ये सब बातें बोली गई हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ये 19(1)(e) में लिखा गया है। ठीक है, आपको कोई जगह पसंद आ गई और वहाँ पर आप रह सकते हो, पर यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। आपको वो जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि आपको कुछ जो डिफेंस वाला कोई एरिया है, कोई बहुत सेंसिटिव वाला एरिया है, वहाँ पर आपको रहने और बसने नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ जाइए, रिस्ट्रिक्शन के साथ मिला है, प्रतिबंध के साथ मिला है।
आपको रहने बसने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, पर हर जगह नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है। अब आप एक जगह पे बस गए हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास करेंगे, प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, प्रॉपर्टी को बेचेंगे, इस तरह का आप काम करने का प्रयास करेंगे, या आप प्रॉपर्टी बनाओगे। जब आप घर बना रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, आपके पास ज़मीन होगी, ये सब चीज़ें होंगी। 19(1)(f) में यही कहा गया है। पर एक चीज़ और है, इसके बारे में बता दूं, आज 19(1)(f) हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इस बात को आप समझ जाइए कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले हुआ करता था, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई थी, पर 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 1978 में, और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट कर दिया। वैधानिक कानून वाला जो अधिकार होता है वो बना दिया गया, और इसको कहाँ जाकर रख दिया गया हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, पर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब इसको इसलिए हटाया गया क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारे लोगों की ज़मीन को ले लेती है, फैक्ट्री के नाम पर, सड़क बनवाने के नाम पर, रेलवे ट्रैक, है ना, और कोई भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, या पुल ब्रिज, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़मीनें उसमें आ जाती हैं, तो सरकार उनको मुआवजा देकर वो ज़मीन ले लेती है। तो ऐसे पहले जो थे, ज़मीन देने को तैयार नहीं रहते थे। जब ज़मीन देने को तैयार नहीं रहते थे तो सरकारें जो विकास नहीं कर पाती थी, डेवलप नहीं कर पाती थी, जो स्ट्रक्चर उन्हें बनाना है वो नहीं बना पाती थी, तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी। और कोई भी अगर सरकार अगर लेने का प्रयास करती थी तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता था और कहता था ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है और सरकार मुझसे ज़मीन छीन रही। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई और गवर्नमेंट ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने क्या काम किया, 1978 में इसको बदल दिया, संविधान संशोधन करके, और कहाँ पर रख दिया, 300A में रख दिया। आज ये ओनली लीगल राइट है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप एक जगह पर रहने लगे तो अब आपको घर चलाना है, घर का मेंटेनेंस करना है, फैमिली रहेगी, उनको पालना है, उनको खिलाना है। तो 19(1)(g) में क्या दिया गया है कि प्रोफेशन आप कर सकते हो, अगर आपका कोई प्रोफेशन है वो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन हो सकता है, ट्रेड और बिजनेस, ये सब आप चीज़ें आप अपने पसंद या कंडीशन के आधार पे आप इस तरह का काम कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। अब कोई बोलेगी कि मुझे एटॉमिक बमों का बिजनेस करना है, कोई चाहता है कि मैं बारूद का बिजनेस करूं, इस तरह के बिजनेस करने नहीं दिए जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शन के साथ में है। किसके साथ में है? रिस्ट्रिक्शन के साथ में दिए गए हैं। ये सब अलग जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।